आप देख रहे हैं S4U चैनल। नाम की एक बीमारी चल रही है और पूरे प्रदेश के जो मवेशी हैं वो लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं। लाखों मवेशी अब तक अपने अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं और लगातार ये बीमारी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इस बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही इस बीमारी को लेकर लोगों में भ्रांतियां भी फैलती जा रही हैं और इन भ्रांतियों में बहुत से अंधविश्वास भी लोगों में शामिल हो जाते हैं। तो इस बीमारी को लेकर क्या वास्तविकताएं हैं, क्या सच्चाई है कि हमें इस बीमारी में किन सावधानियों को बरतना चाहिए, कैसे अगर हमारा मवेशी संक्रमित हो जाता है तो कैसे उसका हम इलाज करवा सकते हैं, उन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं पशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहनलाल जी अग्रवाल। तो हम सर से जानेंगे कि कैसे एक पशुपालक अपने मवेशी को सुरक्षित रख सकता है इस बीमारी से, और अगर उसका मवेशी संक्रमित हो गया है तो वो उसका किस प्रकार इलाज करवा सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, क्या ये लंपी स्किल्स बीमारी है और कैसे अपने मवेशी को पशुपालक इससे बचा सकता है? ये लंपी स्किन डिजीज, लम्स मतलब गांठदार त्वचा का पशुओं में होने वाला रोग है, जो कि एक वायरस से होता है। पॉक्स फैमिली का वायरस होता है, जिससे इसमें गांठें बन जाती है, शरीर पे बड़ी बड़ी सिक्के के आकार की गांठें बन जाती है और बुखार आता है, लंगड़ापन आ जाता है। स्पेशली ये अपने राजस्थान में अभी मई जून में आई थी, बीकानेर, जालोर उस साइड में यहाँ से स्टार्ट हुई थी। बीकानेर होती हुई अपने ज़िले में करीबन जून में अपने यहाँ लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर उस साइड में होती हुई अब अपने सीकर ज़िले में लगभग पूरे क्षेत्र में ये बीमारी फैल चुकी है। तो चूँकि एक वायरल डिजीज़ है इसलिए इसकी कोई दवा अभी तक है नहीं, तो लक्षण के अनुसार दवाइयाँ दी जाती है और बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने का कोई रोल है नहीं इसमें। और स्पेशली ये गायों में होती है, भैंस में अभी तक कोई केस आया ही नहीं है। कोई एक दो में सिम्टम्स आए थे तो वो ठीक हो गए, इसलिए हम डिक्लेयर भी नहीं कर पाए कि वो कंफर्म नहीं कर पाए कि वो भैंस में भी लंपी स्किन डिजीज है। और अगर हम बात करें तो ये जो बीमारी है ये अभी आपने कहा कि जैसे गायों में फैलती है, तो इस बीमारी की फैलने की मुख्य वजह क्या रहती है कि किस वजह से ये एक मवेशी से दूसरे मवेशी में ये पहुंचती है? ये बीमारी, इसका फैलने का सबसे बड़ा जो वो है वेक्टर का मतलब मक्खी, मच्छर, जूं, चीचड़, जो एक इन्फेक्टेड एनिमल के ऊपर बैठेंगे, फिर वो सादा पशु पे जाके बैठेंगे तो वो वायरस वहां ले जाके छोड़ देंगे, तो उससे इस तरह से ये बीमारी एक दूसरे जानवरों में फैलती है। एक तो हो गया ये। दूसरा हो गया एक आदमी, जैसे मान लो कोई इंसान उस इन्फेक्टेड एनिमल पे। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मौजूदा समय में लंपी स्किन चाहिए। सबसे पहले तो आप जो आपके पशु हैं उनका वेक्टर कंट्रोल करना है। मतलब जैसे मान लो उनके जूं, चीचड़ वगैरह हैं तो साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करा सकते हैं, एक आयरमेक्टिन का इंजेक्शन लगा सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप अपना वेक्टर कंट्रोल करना है। दूसरे, आप अपने पशुओं को कोई इन्फेक्टेड पशु से दूर रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कोई आवारा घूम रहा पशु है और उसके मान लो ये बीमारी हो रही है और आपके पशुओं के टच में आ रहा हो, इनसे दूरी रखनी है। और कोई भी जैसे मान लो बाहर से कोई आदमी आ रहा है, आपको लग रहा है कि पशुपालक है और इसके घर पे कोई बीमारी हो रखी है, तो आप अपने जानवरों के पास उसको मत आने दो। ये दो रीजन हैं। ये भी पूरा फॉलो कर लोगे तो काफ़ी हद तक इससे बचाव हो सकता है। और खान पान का विशेष ध्यान रखो, अपने एनिमल को अच्छा खिलाओ पिलाओ, अच्छी प्रोटीन डाइट दो, तो अच्छी इम्यूनिटी होगी तो एनिमल में अपनी बीमारी होगी ही। और मान लीजिए जैसे अगर किसी पशुपालक का पशु इस बीमारी से संक्रमित हो गया है, तो संक्रमण के बाद में किस प्रकार से वो उस पशु का इलाज करवा सकता है, कैसे उसको वो बचा सकता है, कि क्या क्या सावधानियां बरत सकता है संक्रमित होने के बाद में, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए पशुपालक को? सबसे पहले तो यदि उसको ये लक्षण लगे कि मेरी गाय के गांठें बन गई और थोड़ा लंगड़ा चल रहा है, बुखार हो गई, तो उसको ये समझ लेना चाहिए भाई ये लंपी डिजीज मेरे एनिमल की हो चुकी है। तो सबसे पहले तो जो जानवर जिसके हो गया उसको बिल्कुल दूसरे जो स्वस्थ जानवर हैं उनसे करीबन 200 मीटर की दूरी पर बांध दें, सबसे पहला काम। फिर उसके बाद उसको अटेंड तब करना है लास्ट में। मतलब जैसे मान लो पहले स्वस्थ पशुओं का काम करा, दूध निकालने का, चारा डालने का, बंटा डालने का, तो वो पहले अपने स्वस्थ पशुओं का करना है। उसके बाद सबके लास्ट में जब अपने सारे काम खत्म हो गए उसके बाद दूसरे मतलब जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको करना है सारा काम। उसके बाद वापस स्वस्थ पशुओं के पास उसको नहीं आना। इस तरह से अपने जो स्वस्थ पशु वो बचे रहेंगे, केवल एक जानवर में होके अपना रह जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जैसे मान लीजिए किसी पशुपालक का दुधारू गाय है और वो इस बीमारी की चपेट में आ गई है, तो क्या हम उस संक्रमित गाय का दूध हम काम में ले सकते हैं? क्या अगर हम दूध काम में लेंगे
तो वो बीमारी हम तक भी आ सकती है, ऐसी कोई संभावना है? पहली बात तो दूध से ये बीमारी, दूध के द्वारा ये बीमारी फैलती नहीं है। अब दूसरा ये है कि अपन दूध को उबाल के काम लेते हैं, अच्छी तरह उबाल के यदि काम में ले लेंगे तो दूध से ये बीमारी अपने में नहीं आएगी, दूध से भी नहीं आएगी। और दूसरा अपन मान लो इसके इन्फेक्टेड एनिमल के हाथ लगाते हैं, उससे भी अपने ये बीमारी आएगी नहीं। मतलब अपने ये बीमारी होने वाली अछूत, मतलब जो जूनोटिक डिजीज जिसे कहते हैं, ये जूनोटिक नहीं है, इसलिए मनुष्यों में ये बीमारी नहीं होगी। यानी कि जो एक भ्रांतियां फैल रही हैं कि पशुओं से अभी जैसे बीमारी काफी स्तर तक फैल चुकी है, तो इस बीमारी को लेकर क्या कोई टीका अभी तैयार हुआ है? और अगर है भी तो पशुपालक को अपने पशु के कब टीका लगवाना चाहिए? पहली बात तो इसकी खुद का इटसेल्फ, जैसे लंपी स्किन डिजीज के नाम से भी टीका तैयार नहीं हुआ है, चल रही है ट्रायल, कुछ हिसार वगैरह में ट्रायल चल रही है। क्योंकि इसका ये फैमिली में आता है, पॉक्स फैमिली से आता है, तो गॉट पॉक्स जो वैक्सीन है ये इफेक्टिव है 97% तक बताते हैं। और कुछ लोगों ने लगाए भी हैं, काफी टीके लगे भी हैं, तो ये टीके गॉट पॉक्स के टीके लगा सकते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत बचाव होने की संभावना है। पर टीके कब लगाने हैं? टीके ये अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में यदि इन्फेक्शन हो गया हो तो अपने को वहाँ टीके नहीं लगाने। टीके उसी कंडीशन में लगाना है, जैसे मान लो एक अपनी ढानी है, पूरी ढानी में मान लो 50 घर है, वो 50 के 50 घरों में यदि अपने कोई बीमारी अभी तक आई नहीं है तो उनमें अपन लगा सकते हैं। या कोई गौशाला है जिसमें अभी तक एक भी पशु इन्फेक्टेड नहीं हुआ है, उसमें लगा सकते हैं। तो वो टीके लगाने से कुछ हद तक बचाव हो सकता है। यानी कि हम बात करें कि अगर हमारा मवेशी इस बीमारी से संक्रमित नहीं हुआ है तो हम उसको टीका लगवा सकते हैं, और अगर हमारे एरिया में एक भी मवेशी अगर संक्रमित हो गया तो हम वहाँ टीका नहीं लगवाएं। आपका यही है कि जैसे आपके घर के आसपास, मतलब कम से कम ढानी तो कम से कम अपन मान के चलें, एक ढानी में यदि अपनी पूरी ढानी में एक भी इन्फेक्शन नहीं है तो अपन टीके लगा सकते हैं। यदि इन्फेक्शन है, मान लो अपने पड़ोस में इन्फेक्शन है, तो अपन टीके नहीं लगा सकते। इसका रीजन ये होता है कि टीके में भी एक तरह का वायरस ही होता है। तो मान लो उस एनिमल में वायरस पहले से पड़ा हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा बहुत पड़ा रही, एक्चुअल में लक्षण आने में भी 14 दिन लग जाते हैं। तो उसमें मान लो वायरस पड़ा हुआ है पहले से और अपन ने टीका और लगा दिया, तो टीके से वायरस और जाएगा, तो वो बीमारी जल्दी फैलने के चांस रहेंगे। इसलिए जहाँ इन्फेक्टेड एरिया है वहां अपने को टीके नहीं लगाने। टीके केवल एक ही कंडीशन में लगाने हैं कि पूरी ढानी अपनी हो, उस ढानी में पूरी में अपने पास नहीं हो, तो अपन टीके लगा सकते हैं। अगर जैसे हमने अब तक चर्चा की है कि हमारे जो पालतू पशु हैं उनका हम इलाज करवा सकते हैं क्योंकि वो हमारी एक परिधि में रहते हैं, उनका बचाव भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आवारा मवेशियों की जो खुले में सारा दिन घूमते रहते हैं, या बहुत सारी संख्या में, जैसे गौशाला है, गौशाला में काफी संख्या में एक साथ गायें रहती हैं, तो वहां हम इस बीमारी को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं या कैसे हम उस पशु को बचा सकते हैं? गौशालाओं में तो ये है कि मान लो जिस गौशाला में अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है उस गौशाला को वैक्सीन करा सकते हैं। पूरा वैक्सीन हमारे पास लगभग उपलब्ध हो जाएगी 1-2 दिन में, लगभग डिमांड मांग ही हमसे आ जाएगी। तो जिस गौशाला में इन्फेक्शन नहीं हुआ है उस गौशाला में अपन वैक्सीन कर सकते हैं। अपने घर पे जैसे मान लो कोई गाय बीमार हो गई तो अपने को किस तरह से क्या करना है ये मैं बताऊँ आपको। कि सबसे पहले मान लो अपनी गाय बीमार हो गई, आपने अलग कर दिया, अब उसका इलाज क्या कराना है। इलाज उसमें यही है कि इसकी कोई वैसे तो दवाई है नहीं वायरस के लिए कोई वैसे दवाई नहीं है, तो लक्षण के अनुसार उसमें दवाइयाँ दी जाती है। जैसे मान लो बुखार हो गई बहुत ज्यादा तो बुखार की गोली दे दी, कुछ इम्यूनो बूस्टर्स देते हैं जैसे विटामिन सी है, जिंक है, और अच्छी प्रोटीन डाइट देनी है। तो इसमें बॉडी क्या करती है, जैसे वायरस बॉडी में जाता है तो बॉडी में जो ब्लड की सेल्स होती है लिम्फोसाइट्स वो बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब वो एक तरह से उसकी डिफेंस है, उसके सैनिक है अपनी बॉडी के। लिम्फोसाइट्स हाँ एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं। तो इसमें जैसे ही मान लो अपन ने शुरू में एंटीबायोटिक दे दी पहले दिन ही, जैसे अपने को पता चला कि लंपी हो गई और अपन ने पहले दिन ही एंटीबायोटिक दे दी, तो जो सेल्स बन रही है लिम्फोसाइट्स वो डिप्रेस हो जाएगी। तो वो उसको खुद की लड़ने की क्षमता है पशु की वो नहीं रहेगी, और बल्कि उसको फायदा होने के उससे ज्यादा नुकसान। जब उसको एंटीबायोटिक की जिस टाइम जरूरत होगी, जैसे मान लो 5 दिन बाद जरूरत हुई, तो वो एंटीबायोटिक लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो इसलिए इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमारे पास कई बार फोन आते हैं कि साहब हमारे लंपी हो गई आप तुरंत आओ। हम उसको यही कहते हैं कि भाई आराम से पेशेंस रखो, इसमें कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं है। सिंपल ट्रीटमेंट करना है और अपने एनिमल को अच्छा खिलाना है। एनिमल अपने मुंह से खाता पीता रहता है तो कोई दवाई की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ उनको उसकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, मतलब उसकी जो लिम्फोसाइट्स है उनको बढ़ने दो एक बार, ताकि वो अपने बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप करे। वो तो हम लोग क्या करते हैं, हम जो जैसे श्रीमाधोपुर में बात करें
तो हम लोगों ने क्या एक किट बना रखा है, जैसे 2 दिन का एक किट बना रखा है जिसमें आयरमेक्टिन है जो वायरस के प्रोलिफरेशन को रोकता है। दूसरा हमने डाल रखा है उसमें पैरासीटामोल और एनालिसिस गोली जो उसके बुखार और दर्द में काम आती है। तीसरी हमने डाल रखी है उसमें विटामिन सी और जिंक, वो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। तो जैसे मान लो कोई पशुपालक हमारे पास इन्फॉर्म करता है कि मेरी गाय की लंपी डिजीज हो गई, तो हम उसको 2 दिन का एक किट देते हैं। हम यही कहते हैं ये 2 दिन का एक किट दे के आप देखो, 2 दिन बाद हमारे पास फिर आना। जब वो दोबारा आता है उनसे पूछते हैं भाई क्या स्थिति, वो कहता है ठीक है साहब, खाना पीना आराम से खा रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसका 2 दिन का किट फिर रिपीट कर देते हैं। 2 दिन बाद मैंने कहा आप फिर आना, 2 दिन बाद जब भी आपको लगे 2 दिन बाद फिर उसको बुलाते हैं। फिर वो कहता है कि साहब कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा पी रही है। फिर हम उसको अच्छा उसका खाना वाना एडवाइस कर देते हैं, कुछ मिनरल मिक्सर दे देते हैं और वो एनिमल लगभग ठीक हो जाता है। कई एनिमल्स में दिक्कत आती है कि लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब लंग्स में निमोनिया वगैरह हो जाते हैं, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम फिर इंजेक्टेबल्स देते हैं। पर इंजेक्टेबल्स हमारी कोशिश रहती है 5वें दिन से पहले तो हम लोग नहीं देते। मतलब कोई इमरजेंसी होती है, चारा फूस नहीं खा रहा होता एनिमल, तो हम इंजेक्टेबल्स देते हैं। नहीं तो ये इम्यूनोमोड्यूलेटर और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छे खान पान की सलाह देते हैं। और जो वेक्टर कंट्रोल है, जैसे मान लो टिक्स वगैरह है, उसके कंट्रोल के लिए उसको दवाइयाँ दे देते हैं। मक्खी मच्छर नहीं हो, शाम को धुआं कर दी तो उससे मक्खी मच्छर थोड़ा लोड कम हो जाएगा, या दवाई दे दी साइपरमेथ्रिन तो उससे वो लोड कम हो जाएगा, तो बीमारी आगे फैलेगी नहीं और जल्दी एनिमल जल्दी ठीक हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि लोग आयुर्वेदिक काढ़ा मवेशियों को पिला रहे हैं, उनको लड्डू वगैरह खिला रहे हैं, या फिटकरी से नहला के भी इलाज कर रहे हैं, तो ये इलाज कहाँ तक कारगर साबित होते हैं, या ये इनसे कुछ मवेशी को इलाज में रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता? माना कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ इफेक्टिव है, पर ये लॉन्ग टाइम में इफेक्टिव है, तुरंत फायदा नहीं करती है। जैसे ये लोग दे रहे हैं कि हल्दी दे रहे हैं, आंवला दे रहे हैं, नो डाउट चीजें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है, लेकिन कर क्या रहे हैं, ये लड्डू बना के जबरदस्ती एनिमल के ठूंस रहे हैं या फिर काढ़ा जबरदस्ती पिला रहे हैं। उसमें बजाय उसको फायदा होने के उनको नुकसान हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो एनिमल खड़ा है, आप जबरदस्ती 5-7 लोग जाके उसको पकड़ के लड्डू खिलाओगे तो वो एनिमल स्ट्रेस में आएगा। स्ट्रेस में आने से क्या होगा कि इसकी इम्यूनिटी कम होगी। इम्यूनिटी कम होगी तो जो अपन फायदा लड्डू खिला के या जो भी कर रहे हैं, उल्टा इफेक्ट आ रहा है उससे। और काढ़ा देने में क्या हो रहा है कि काढ़ा पिलाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में काढ़ा पिलाएंगे तो एनिमल के श्वास नली में जाने का डर रहता है। हमने कई केसेस जैसे भी देखे हैं, हमें बुलाया 4-5 दिन बाद हम गए तो देखा कि उसके इतना ज्यादा उसको काढ़ा पिला पिला के उसके ट्रेंचिंग निमोनिया कर दिया कि उसका इलाज संभव ही नहीं है। तो हमारे साथ ऐसे भी केसेज आए हैं। तो हम यही सलाह देना चाहेंगे कि आप जो भी लड्डू या जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देना चाहते हो, इस तरह से उनको प्लान करो कि जो अपन फीड देते हैं उसी फीड के साथ वो दवाई चली जाए। जैसे मान लो अपन ने पशुआर दिया या कुछ भी दिया तो उसमें अपन ने हल्दी डाल दी, आंवला डाल दिया, इस तरह से डालो कि वो पशु अपने आप अपने पशुआर के साथ में खा ले। मतलब उसको जबरदस्ती नहीं देना, स्ट्रेस में नहीं लाना। स्ट्रेस में लाने से क्या होगा कि उसकी इम्यूनिटी डाउन होगी, इम्यूनिटी डाउन होगी तो एनिमल ठीक होने की बजाय ज्यादा बीमार होगा। अच्छा, जैसे अब काफी क्षेत्र में ये बीमारी फैल चुकी है हमारे आसपास भी, तो सरकारी और विभागीय स्तर पर इसके इलाज किस प्रकार किया जा रहा है, क्या दवाइयां दी जा रही हैं, कैसे इस बीमारी को नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है? विभाग हमारा पशुपालन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारा प्रयास यही है, हमारे 2 ही टारगेट है, बीमारी फैले नहीं और जिस पशु में बीमारी हो जाए वो मरे नहीं। ये इसी टारगेट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं। बीमारी नहीं फैले इसके लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को सलाह दे रहे हैं भाई इस तरह से आप करिए, ये छिड़काव करिए, अपने वेक्टर कंट्रोल करिए, अपने एनिमल को अच्छी डाइट खिलाइए। और जिनके हो जाती है उनका हम पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे 4-5 दिन उसको ओरल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया, फिर जरूरत हुई इंजेक्टेबल्स की तो इंजेक्शन भी लगाते हैं, ड्रिप भी लगाते हैं। मतलब हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा एनिमल कैसे भी नहीं मरे, मतलब कैसे भी हमारा एनिमल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ये हमारे विभाग की तरफ से पूरी कोशिश है। मेडिसिन हमारे पास खूब आराम से खूब अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। हमारे विधायक महोदय सभी ने जो है अपना अपना हिसाब से विधायकों से काफी पैसा भी दिया है। दवाइयाँ हमारे पास कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ, लगभग सारी दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध है। जैसा कि हमारे सुनने में श्रीमाधोपुर इलाके में आपके पास किट उपलब्ध है और ये किट काफी फेमस भी हो रहा है, काफी दूर दूर से लोग किट के लिए आ भी रहे हैं, तो कहाँ तक कारगर साबित हो रहा है ये किट? किट का हमने ऐसा था कि एक हमें भामाशाह मिले थे श्रीमाधोपुर में, जिन्होंने हमें आयरमेक्टिन और विटामिन सी की गोलियां उपलब्ध कराई थी। तो हमारे दिमाग में ये आया कि इनको अपन कैसे उपयोग करें, तो हमने किट डेवलप करा जिसमें पैरासीटामोल की गोली रखी हमने और विटामिन सी और जिंक रखा और एक हमने रखा आयरमेक्टिन।
तो वो 2 दिन का हम बता रहे थे, 2 दिन का हमें किट देते हैं, फिर 2 दिन के बाद फिर बुलाते हैं। तो ये किट इतना फेमस हो गया हमारे श्रीमाधोपुर में, मेरे एरिया में तो कम से कम ये लोग दूर दूर से किट लेने आते हैं कि साहब श्रीमाधोपुर में किट मिलता है, वो किट ले आओ। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और हमें काफ़ी अच्छी सफलता भी मिली है। मृत्यु दर भी हमारे यहाँ काफ़ी कम है और एनिमल भी अच्छे रिकवर हो रहे हैं और दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास ये किट लेने के लिए, साहब हमें वो किट दो। तो अगर पशुपालक किट लेने के लिए आए तो उसको ये किट कहाँ मिलेगा? श्रीमाधोपुर में हम लोग दे रहे हैं, हम किसी को भी देते हैं, मना किसी को नहीं करते। किसी भी एरिया से हॉस्पिटल में आना है, एनिमल की फोटो लानी है ताकि हमें ये अश्योर हो कि एनिमल के वही डिजीज है और सही जगह उपयोग होगा। हम ये भी चाहते हैं कि किसी भामाशा ने मान लो हमें ये चीजें दी है तो उसका सही उपयोग हो। तो हम यही जस्टिफाई करके देते हैं भाई वास्तव में इसको जरूरत है या नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें साहब 2 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, पता नहीं मेरे हो जाए। तो एक्चुअल में ये बीमार पशु के काम आने वाला है, स्वस्थ पशु के काम आने वाला नहीं है। तो इसलिए इसका उपयोग मतलब एक प्रिसाइज वे में करें, ऐसे नहीं वेस्टेज करें ताकि किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ये मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर मोहनलाल अग्रवाल जो कि पशु चिकित्सक हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि लंपी जो बीमारी है ये किसी प्रकार भी पशु से मनुष्य में नहीं फैलती है। ये एक संक्रमित पशु से ही दूसरे संक्रमित पशु में फैलती है। तो हमें बीमारी को रोकने के लिए जो भी संक्रमित पशु है उसको स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है और उसका हम अगर दूध भी काम में लेते हैं तो उससे भी इंसानों में नहीं फैलती है, क्योंकि दूध को हम उबाल के काम में लेते हैं। तो हमें किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। जो भी हमारे संक्रमित या बीमार पशु हैं उनका हमें सही तरीके से और सही एक पशु चिकित्सक की सलाह लेकर उसका बेहतर इलाज करवाना है। इससे पशु पूरी तरह से ठीक हो सकता है।